मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज फिर करेंगे दिल्ली में एमसीडी के लिए चुनाव प्रचार। भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे 5 जनसभाएं। चिंतन शिविर के बाद बोले मुख्यमंत्री, आला अधिकारियों और मंत्रियों के सुझाव पर बनेगा राज्य के विकास का रोड मैप। उत्तरांचल विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल ने किया प्रतिभाग। 6,329 छात्रों को दी उपाधियां। हरिद्वार में सिडकुल पुलिस ने नकली नोट के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। 200 और 100 के 25,000 नकली नोट बरामद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ जो देहरादून से मिल रही है। दिल्ली पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। एमसीडी चुनाव में सीएम प्रचार करेंगे। भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में 5 जनसभाएं करेंगे मुख्यमंत्री धामी। पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट करने की जनता से अपील करेंगे। बीजेपी ने सीएम धामी को यहां स्टार प्रचारक बनाया है। चलिए और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हैं और यहां पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार एक तरीके से प्रचार प्रसार कर रही है और महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार एमसीडी चुनाव को बीजेपी के कब्जे में हमेशा से रहा है। तो इसमें ये कोशिश है कि इस बार भी बीजेपी जो है एमसीडी चुनाव में अपनी जीत हासिल कर सके। उसी के तहत ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दिल्ली पहुंचे हैं, जहां पर आज वो तकरीबन 5 ऐसी जनसभाएं हैं जहां पर वो संबोधित करेंगे और तमाम जो पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में जो है प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि 14 ऐसी विधानसभाएं हैं जिसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उत्तराखंड बीजेपी को दी गई है, जिसमें तकरीबन 55 ऐसे कार्यकर्ता पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं, जो इस समय वहां पर पार्टी के प्रचार के साथ ही चुनाव रणनीति को जो है पर काम किया जा रहा है और कर भी रहे हैं। और ऐसे में किस तरीके से पार्टी वहां पर जीत हासिल कर सकती है, क्योंकि उत्तराखंड की कई ऐसे प्रवासी लोग हैं जो इस समय वहां पर रहते हैं। तो ऐसे में उन सीटों पर जिस तरीके से उत्तराखंड प्रवासियों का प्रभाव है, उसी के तहत कहीं ना कहीं ये तय किया गया है कि बीजेपी ने उत्तराखंड के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उन्हें भी जिम्मेदारी दी गई है। और इसी के चलते आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी 5 ऐसी जनसभाएं हैं जहां पर जो उत्तराखंड मूल के लोग जहां पर रहते हैं वहां पर जनसभा करेंगे और पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए जो है वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल आकाश, कितने दिन के दौरे पर मुख्यमंत्री धामी है और कहां जनसभाएं करने वाले हैं? बिल्कुल, बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल रात को ही एक तरीके से कह सकते हैं कि वो दिल्ली पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने तमाम आज दोपहर में वो कई जनसभाओं को भी वो संबोधित करने वाले हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 ऐसी जनसभाएं हैं जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है प्रचार प्रसार करेंगे, जिसमें तमाम जो प्रत्याशी हैं उसके पक्ष में जो है वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम जो विधानसभाएं हैं, चाहे पटनागंज विधानसभा की बात की जाए या फिर उसके अलावा तमाम और जो विधानसभाएं हैं जिसमें उत्तराखंड के प्रवासी लोग रहते हैं, क्योंकि तकरीबन 20 लाख से अधिक उत्तराखंडी प्रवासी जो है इस समय दिल्ली में रहते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से दूसरी कम्युनिटी कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लोगों की दिल्ली में कहीं है, इस तरह की संख्या है, तो उसी के आधार पर कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार को जोड़ देने की कोशिश जो है उत्तराखंड की तरफ से भी किया जा रहा है। और यही वजह है कि चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, पहले भी वो दिल्ली गए थे जहां पर उन्होंने एक रोड शो में शामिल हुए थे और ऐसे में खुद उनके साथ जो वहाँ के सांसद गौतम गंभीर वो भी रोड शो में शामिल हुए थे और अपने पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में उन्होंने वोट मांगे थे। और आज भी 5 जनसभाओं को मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे जहां पर पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में वो वोट मांगेंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आज मुख्यमंत्री दिल्ली में ही रुकेंगे। माना जा रहा है कि कल भी कुछ जनसभाओं को मुख्यमंत्री संबोधित कर सकते हैं और उसके बाद कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का समय भी मुख्यमंत्री की तरफ से मांगा गया। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।
चलिए आगे बढ़ेंगे। गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने डोईवाला शुगर मिल के गन्ना पेराई सत्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गन्ने की अच्छी रिकवरी और घाटे में चल रही मिलों को उबारने के लिए वे हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए अधिकारियों को भी बेहतर काम करने के लिए निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि उद्घाटन से पहले किसान अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर शुगर मिल के गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्हें गन्ना मंत्री के आने से पहले ही पुलिस बल ने हटा दिया। किसान की सिर्फ 2 डिमांड थी, जिसको लेके कल से धरना चल रहा था शांतिपूर्वक। हमारा कोई विरोध करने का कोई इस तरह का मतलब नहीं था। सिर्फ 2 डिमांड थी। एक तो जो गन्ना डिमांड पर्ची है वो मैनुअल तरीके से जैसे पिछली बार दी जा रही थी वैसे दी जाए। दूसरा, गन्ने का उद्घाटन करने से पहले फैक्ट्री का गन्ना रेट की घोषणा कर देनी। हम 500 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने के रेट की डिमांड करते हैं सरकार से कि माननीय जो मंत्री जी आए हैं वो उद्घाटन से पहले अच्छा होता कि किसान को खुश करते, किसान को गन्ने के रेट की घोषणा करके यहाँ बताते। और आते ही उन्होंने पुलिस प्रशासन को आदेश दे दिया, जो बाहर किसान बैठे हैं इनको उठा करके जेल डाल दो। इसके लिए हमने पूर्व से सारी व्यवस्थाएं की हुई हैं पेराई सत्र शुरू होने से पहले, जो कि आपके सामने है। जैसे केन यार्ड का बनाया जाना, ये या फिर आपका कृषक विश्राम गृह है, शौचालय है, स्वच्छ जल की व्यवस्था है, कैंटीन की व्यवस्था है, पंचर की व्यवस्था है। इन सब में तो सारी व्यवस्थाएं किसानों की सुविधाओं के लिए की गई हैं। लीन पीरियड में हमने सारी अपनी मशीनों का बहुत अच्छी तरीके से रिपेयर एंड मेंटेनेंस किया हुआ है। इस बार हमारा ब्रेकडाउन केवल क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से हो जाए या कभी नू केन की वजह से हो जाए, वही पॉसिबिलिटी है। मशीनरी फेलियर की वजह से कुछ भी नहीं होगा। जो पेराई सत्र पहले लंबा चलता था, इस बार उसको बहुत पूरी कैपेसिटी के साथ चलाते हुए जो मार्च में ही समाप्त करने का हमारा प्लान है। उससे बेटर पेराई सत्र होगा, ब्रेकडाउन कम होंगे, हमारी सरकार की रिकवरी जो है मिलों की अच्छी होगी और किसान भाइयों को सुविधाएं मिलेंगी। समर्थन मूल्य उत्तराखंड का हमेशा एक नियम रहा है, एक हमने प्रोसीजर फॉलो किया है कि यूपी के समर्थन मूल्य डिक्लेयर होने के बाद ही उत्तराखंड ने अपने फैसला दिया है। तो जैसे यूपी डिक्लेयर करेगी उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। एक तरफ हम मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, एक तरफ मिलों को सुदृढ़ीकरण करने की बात कर रहे हैं और हमने उसको एक कोशिश करी है कि बहुत शिकायतें आती थी पर्ची सिस्टम में, जो मैनुअल पर्ची सिस्टम थी, इसलिए हमने उसको मॉडर्नाइज करके हमने उसको एक पर्ची सिस्टम जो है ऑनलाइन करने की कोशिश करी है। अगर उसमें कोई सुधार करना होगा तो जरूर करेंगे, लेकिन जो मांग है कि इसको वापस कर दिया जाए वो पॉसिबल। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे देहरादून से। आयकर विभाग की छापेमारी देहरादून, ऋषिकेश, दिल्ली, सहारनपुर के प्रॉपर्टी डीलर के यहां पर छापे की सूचना दी गई है। 3 दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की सूचना दी गई। देहरादून के प्रॉपर्टी डीलर मंत्री जौहर राज, लुम्बा मेहता ब्रदर्स, नट्स भाटिया, नवीन कुमार मित्तल, नितिन गुप्ता के ठिकानों पर रेड की सूचना। साथ ही देहरादून में आयकर विभाग के एडिशनल डायरेक्टर ठाकुर मबवाल, डिप्टी डायरेक्टर रितेश भट्ट के नेतृत्व में छापेमार कार्रवाई की गई है। विभागीय अधिकारियों ने छापे से संबंधित कोई भी जानकारी फिलहाल देने से इनकार किया है। सुबह से ही इनकम टैक्स की छापेमार कार्रवाई जारी है। तो आयकर विभाग ने कई जगह छापेमार कार्रवाई की है। 3 दर्जन से अधिक जगह छापेमार कार्रवाई की है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी आकाश जुड़ गए हैं। आकाश, आयकर विभाग ने कई जगह 3 दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है। फिलहाल कहां कार्रवाई की सूचना मिली है? बिल्कुल कह सकते हैं कल सुबह 7 बजे से ही आयकर विभाग है उसकी छापेमारी जो है देहरादून, ऋषिकेश, सहारनपुर, दिल्ली में जो है देखने को मिल रही थी और लगातार जो छापेमारी की कार्रवाई है वो एक तरीके से की गई थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो ये है कि सहारनपुर के जो शहर कारोबारी है उसके साथ मिलकर के जो ये लोग हैं, क्योंकि उत्तराखंड में अगर हम खासतौर पर बात करें जो ये लोगों के घर में छापेमारी की गई है, ये कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी डीलिंग का बड़े स्तर पर जो है काम करते हैं और ऐसे में नामी गिरामी हस्ती जो है ये है, क्योंकि इनकी चाहे अगर हम होटल कारोबारियों से जुड़ी हुई बात की जाए या फिर प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़ी बात की जाए, इन सभी का जो है उसमें इस तरीके से कामकाज है और उसी के तहत ये माना जा रहा है कि सहारनपुर के जो एक शहर कारोबारी है उसके साथ मिलकर के इन्होंने देहरादून, सहारनपुर, ऋषिकेश में जो है प्रॉपर्टी में एक बड़ा निवेश जो है किया था और उसके बाद कहीं ना कहीं इसमें खबरें सामने थी कि जो कर चोरी है वो की गई है। अभी आधिकारिक तौर पर कहीं ना कहीं जो आयकर विभाग है उसकी तरफ से कोई प्रेस नोट या फिर कोई जानकारी दी नहीं गई है,
लेकिन जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि शहद कारोबारी के साथ मिलकर के इन सभी ने जो है बड़े स्तर पर देहरादून, ऋषिकेश और सहारनपुर में जो है प्रॉपर्टी में निवेश किया था, जिसमें कर चोरी की खबरें सामने आई थी। और उसी के आधार पर कह सकते हैं कि जो आयकर विभाग है उसकी तरफ से जो कार्रवाई है वो की गई है। जानकारी के अनुसार अगर हम बात करें तो कल शाम तक जो है ये कार्रवाई जो है चलती रही है। तमाम जगहों पर छापेमारी की गई है और इन तमाम जो दस्तावेज हैं वो आयकर विभाग की तरफ से जो है उसको जब्त कर लिया गया है। खबरें ये भी हैं कि आज और कल भी कई ऐसे ठिकाने जो इनपुट कहीं ना कहीं आयकर विभाग को मिले हैं, उसके आधार पर आज और कल भी कई जगहों पर छापेमारी जो है आयकर विभाग की तरफ से की जा सकती है। तो कह सकते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई कहीं ना कहीं आयकर विभाग की तरफ से की गई है और जल्द ही विभाग की तरफ से एक तरीके से जानकारी दी जाएगी कि आखिरकार किस आधार पर ये छापेमारी की गई है और क्या कुछ जो है लोगों के पास से जो है बरामद किया गया है। फिलहाल अगर बात की जाए आकाश, तो किसी भी अधिकारी के द्वारा क्या भी कोई संपत्ति का खुलासा नहीं किया गया है? हाँ बिल्कुल, अभी अगर हम बात करें तो कल शाम तक जो है ये छापेमारी चलती रही है और ऐसे में अधिकारी के तौर पर अभी किसी भी जानकारी को देने से जो है विभाग बचता रहा है और न ही कोई जानकारी पर दी गई है। माना जा रहा है कि जो इनपुट देने के विभाग के हाथ लगे हैं, क्योंकि 4 लोकेशन पर कहीं ना कहीं छापेमारी की गई है, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, सहारनपुर और दिल्ली में। तो ऐसे में कह सकते हैं कि उन तमाम दस्तावेजों को इकट्ठा करने के बाद जो इनपुट मिले हैं उसके बाद और भी जगहों पर ये कार्रवाई जो है की जा सकती है। उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये खुलासा किया जाएगा कि आखिरकार क्या कुछ पूरा मामला था, क्या वाकई कर चोरी की गई है, अगर की गई है तो किस किस आधार पर ये कर चोरी की गई है और किस जगहों पर जो निवेश है वो किया गया है। तो उसी के आधार पर कहीं ना कहीं जो खुलासा है वो एक तरीके से आयकर विभाग की तरफ से किया जाएगा। चलिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के तहत आने वाले मदरसों में अगले शिक्षा सत्र से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम और ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। वहीं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि शुरुआत में 7 मदरसों को मॉडर्न स्कूल की तर्ज पर चलाया जाएगा। इन मदरसों में अन्य धर्मों के बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। वहीं इसके पहले चरण में देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार के 2 मदरसों और नैनीताल जिले के 1 मदरसे को मॉडर्न स्कूल की तर्ज पर चलाने के लिए चुना गया है, जिसके बाद इस व्यवस्था को अन्य मदरसों पर भी लागू किया जाएगा। पास 103 अपने मदरसे हैं और उन 103 मदरसों में से हमने लगभग 7 मदरसों में तय किया है कि हम उनको मॉडर्न मदरसे के रूप में स्थापित करेंगे, जिनके अंदर प्रॉपर ड्रेस कोड लागू करेंगे और उसके बाद वो मॉडर्न मदरसे होंगे, वो मॉडर्न मदरसे होंगे और उन मॉडर्न मदरसे की तालीम भी मॉडर्न होगी। और बहुत ईमानदारी के साथ सामान्य बच्चे भी, अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग समाजों के बच्चे भी उस मदरसे के स्कूल में एडमिशन ले सकेंगे और हमारा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर बने और एपीजे अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पर चल के आगे बढ़े, उस दिशा में हम अपने मॉडर्न मदरसों को बनाना चाहते हैं। उत्तरकाशी में वाटर स्पोर्ट्स और योगा के साथ गंगा उत्सव कार्यक्रम की शुरुआत हुई। गंगा उत्सव कार्यक्रम के पहले दिन केदार घाट समीप योगा कार्यक्रम और फुटबॉल प्रतियोगिता हुई, जिसका शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार और अपर जिलाधिकारी तीर्थपाल सिंह ने द्वीप प्रज्वलित कर किया। योगा स्थल पर लोगों में इतना उत्साह था कि लोगों ने सुबह से ही सीटें आरक्षित कर ली थीं। आम लोगों के साथ मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, डीडीओ सहित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी योग किया। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि योग जहां स्वास्थ्य को चुस्त और दुरुस्त रखता है, वहीं मानसिक तनाव को भी दूर करता है। योग को हर नागरिक को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। हरिद्वार में पुलिस ने क्राइम पर लगाम लगाने के लिए कमर कस ली है। पुलिस महिलाओं से छीन कर दहशत फैलाने वालों को चिन्हित कर गिरफ्तार कर रही है। वहीं एसएसपी ने बताया कि ट्रेन स्नैचिंग रोकने के लिए सभी थानों में कड़े निर्देश दिए हैं। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में हुई स्नैचिंग की घटना में एक आरोपी सहित बाइक, 4 चेन और कुंडल बरामद किए हैं। पहली प्राथमिकता वही थी। बादराबाद में भी 21 गाड़ियां बरामद की गई। हमारे जो भगवानपुर में 15 गाड़ियां, इसके जो हमारी कार्रवाई चल रही थी, इसमें हमें बहुत सारे सुराग विभिन्न थाना क्षेत्रों में ऐसे वाहन चोरों को मिल रहे थे, जिसमें लखतर पुलिस ने इसमें सफलता प्राप्त करी है। इसमें उन्होंने 3 बाइक चोर जो गैंग था उसको गिरफ्तार किया। उनके कब्जे 7 मोटरसाइकिल जो हमारी सिटकुल क्षेत्र से चोरी थी, लखतर से, पथरी से चोरी थी, वो बरामद की गई है। उनसे भी पूछताछ में हमें काफी अहम जानकारी मिली, जिस पर हमारी टीमें काम कर रही है। तो अभी 7 इसमें जो है मोटरसाइकिल इसमें बरामद की।
लोहाघाट के मीना बाजार में दिन दहाड़े दुकान का शटर खोलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें एक युवक चोरी करते हुए दिखाई दे रहा है। आरोपी युवक पुलिसकर्मी का बेटा बताया जा रहा है। पीड़ित दुकानदार ने पड़ोस में रहने वाले एक युवक पर चोरी के आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस शिकायत पर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो दुकान में चोरी करते हुए युवक दिखाई दे रहा है। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया है। पुलिसकर्मी का बेटा बताया जा रहा है। आरोपी युवक पड़ोस के युवक पर चोरी के आरोप लगे हैं और ये पूरी चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। दुकान में चोरी करते हुए युवक दिखाई दे रहा है। मीना बाजार में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। दुकान का शटर डाउन करके अपने कमरे में गया था, जिस दौरान बिल्लो नाम का लड़का रहता है वहीं पड़ोस में। सुबह शाम उसका उठना बैठना आना जाना रहता था, तो मौके का फ़ायदा उठा के उसने शटर के नीचे से घुस के मेरी दुकान से लगभग 15-20 हज़ार रुपये नकदी उठा के ले गया और एक दो फ़ोन भी, मोबाइल फ़ोन भी दुकान से गोल है। कल किसी विषय से कोई चीज़ मिसिंग थी दुकान में, तो मैं उसको फुटेज में देख रहा था, सीसीटीवी फुटेज में, तो मैंने पाया कि ये दुकान से गले से पैसे ले जाते हुए। तो मैं फुटेज जब चेक कर रहा था तो तब मैंने पाया कि चोरी कर रहा था और बाहर ही मिल गया। तो उससे फिर जब पूछताछ की थी, खुद ही वो बयां कर रहा है कि मैं 3-4 बार पहले भी चोरी कर चुका हूँ। लोहागढ़ थाने में मैं तहरीर देने आया हूँ कि इस व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। पौड़ी जिले के निसणी गांव में 5 साल के नाबालिग को निवाला बनाने वाले तेंदुए को कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने पकड़कर पिंजरे में कैद कर लिया है। वन क्षेत्र अधिकारी ललित मोहन ने बताया कि तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने 2 पिंजरे लगाए थे। तेंदुए के कैद हो जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। सबसे लगातार गांव में बने हुए थे, तो ये गुलदार का भी जो है खेतों में ऊपर नीचे कर रहा है और ये रेस्क्यू नहीं हो पा रहा, टेम्पराइज नहीं हो पाया। तो मतलब लगातार इसको नजर बने हुए थे, तो लास्ट में जो है मेरे में पता है इसको जो है इसके बाद उस स्तर से जो निर्देश होने में उसके अनुसार आगे कार्रवाई। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रभारी मुकेश कोहली पहली बार गदरपुर पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान प्रदेश से मीडिया प्रभारी जुल्फिकार अली ने अतिथियों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। इस दौरान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रभारी मुकेश कोहली और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन का कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मुकेश कोहली ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा देश कौमी एकता की मिसाल है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अल्पसंख्यकों के हित में तमाम योजनाएं लागू की हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस कनेक्शन, फ्री राशन को घर घर तक पहुंचाने का काम किया है। केंद्र सरकार द्वारा जो स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री हुनर योजना और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से आज अल्पसंख्यक समाज को बहुत बड़ी संख्या में लाभ मिल रहा है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज बहुत बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज MBBS, MTech, BTech कर रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लगता है कि अल्पसंख्यक समाज का जो भाग्य है वो भारतीय जनता पार्टी आज खोलने जा रही है और लगातार 8 वर्षों के अंदर जो उदाहरण हुआ है मुस्लिम समाज का, वो बहुत बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज इसका लाभ ले रहा है और निश्चित तौर पर हमें लगता है कि आने वाले समय में और बड़ी संख्या में इसका लाभ अल्पसंख्यक समाज को मिलेगा। कुमाऊं की गौला नदी को लाइफलाइन कहा जाता है। लाल कुआं में खनन व्यवसाय से जुड़े गौला संघर्ष समिति के हजारों लोगों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन रैली निकाली और जनसभा को कर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें राज्य सरकार से एक प्रदेश एक रॉयल्टी तथा GPS सिस्टम और वाहन फिटनेस समस्याओं के निराकरण की मांगे रखी गई। साथ ही तत्काल गौला नदी के निकासी गेट खोलने की मांग की। गेट बंद होने से हजारों वाहन स्वामी और इससे जुड़े लोगों के सामने रोजगार का संकट बना हुआ है। लगातार खनन वाले और डंपर मालिक और केसर वाले सभी एकजुट होकर सबको साथ में आना चाहिए। ये किसी एक की नहीं है, सभी की मांग है कि आज जो व्यवसाय चौपट हो रहा है, रेता बजरी यूपी को नहीं जा रहा है, यहाँ रॉयल्टी का
डबल खेल खोल रहा है। बाकी जो नदी की रॉयल्टी वो 31 रुपए 32 रुपए, उसके और भी खर्चे लगते हैं गाड़ी की धुलाई उड़ाई, जिससे इतना माल महंगा पड़ रहा है कि अन्य प्रांतों में यूपी के आसपास क्षेत्र में माल नहीं जा रहा, जिसका हम सब लोग विरोध कर रहे हैं। हमारा निवेदन ये है, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन है और सरकार से भी निवेदन है कि एक प्रदेश में एक रॉयल्टी लागू हो, जीपीआरएस बंद हो और ग्रीन टैक्स के नाम से जो अवैध वसूली हो रही है, ये अवैध वसूली भी बंद हो। हमारी सबसे पहले मांग है एक प्रदेश एक रॉयल्टी। ग्रीन टैक्स का मुद्दा लगा दिया, जिन गाड़ियों की फिटनेस हमारी 4,000 रुपए में होती थी, आज 18,200 रुपए में हो रही है। 14,000 रुपए गाड़ी के फिटनेस में बढ़ा गए हैं। तो हमारी सरकार से मांग है कि इन सब बिंदुओं पर आप ध्यान देते हुए इन मजदूरों का, इन वाहन स्वामियों का हित देखेंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम आज जो ज्ञापन दे रहे हैं, उसमें हमने सारी मांगे रखी है। खटीमा के खिलड़िया में होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जहां प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपा आर्या सहित कई डॉक्टर्स ने लगभग 131 मरीजों का परीक्षण कर निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया। इस दौरान चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपा आर्या ने डेंगू, चिकनगुनिया सहित अन्य संक्रामक रोगों के विषय में जानकारी देते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की। खटीमा उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय बगुलिया द्वारा एक होम्योपैथिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य है कि जो आजकल डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं और आजकल डेंगू का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उसके लिए जानकारी प्रदान करना लोगों को। इस शिविर में हम सभी रोगियों को और आम जनमानस को अपनी सुविधाएं दे रहे हैं, जिससे कि वो होम्योपैथिक किसी भी परेशानी के लिए, किसी भी स्वास्थ्य की परेशानी के लिए होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन कर सकें। खटीमा के मुड़ेली गांव में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। ग्रामीणों ने 2 जगह पर सरकारी तालाबों पर अतिक्रमण कर रखा था, जिसे तहसीलदार और खंड विकास अधिकारी के नेतृत्व में टीम ने मौके पर पहुंचकर ध्वस्त किया। बता दें कि सरकार की बहुउद्देशीय योजना के तहत विकासखंड खटीमा द्वारा यहां अमृत सरोवर का निर्माण किया जाना है। अतिक्रमण हटाने के लिए खटीमा तहसीलदार पहले भी कई बार चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। सरोवर योजना के तहत ग्राम मुड़ेली में 2 तालाब चयनित हैं, जहां पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया था काफी लंबे समय से। इससे पूर्व में भी इनको चेतावनी निर्गत की गई थी और पूर्व में भी हम आए थे, हमने इन्हें कहा हुआ था कि आप अतिक्रमण स्वयं हटा दें, परंतु आज की तिथि तक इन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया था। तो आज हमने अपने जेसीबी से जो भी अवैध अतिक्रमण था उसको हटवा दिया। अमृत सरोवर जो सरकार की बहुउद्देशीय योजना है, जो कि ब्लॉक के माध्यम से की जानी है, वो यहाँ पर बनना है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।